तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज, जिसमें हमने पहले 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। वन इज अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और जो सेकेंड है वो DNLA, डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, और असम अटैक जो हुआ था उस पर। अभी ये हमारी 3rd वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे, इस हेडिंग देखने से आपको पता चल रहा होगा, SDR के बारे में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कितने लोगों को लगेगा कि एक पॉलिटी का टॉपिक है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे और उसमें कोई राइट है। ये नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स के टॉपिक में IMF के बारे में भी चर्चा करेंगे। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा, पर SDR के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना। तो अब SDR जानेंगे क्या होता है और क्यों होता है। SDR अभी न्यूज में है क्योंकि 2 अगस्त 2021 को IMF ने अपना हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। द ग्रेटेस्ट एलोकेशन ऑफ SDRs उन्होंने किया है। तो ये एलोकेशन ऑफ SDRs क्या होता है, होल्डिंग ऑफ SDR क्या होता है, उन डिसीजंस को समझने के लिए, तो अगर वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये पूरे वीडियो के एंड में ये न्यूज में क्यों था और क्या हुआ है हिस्टोरिक, वो हम आपको बताएंगे। अभी हम पहले ये समझ लेते हैं ये SDR होता क्या है और इसे क्यों बनाया गया, और इनमें SDR होता क्या है, उसकी प्रोसीजर्स क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है। सो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, द फुल फॉर्म ऑफ SDR इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इट इज क्रिएटेड बाय IMF इन 1969। इसका सो व्हाई इट इज क्रिएटेड? It is created to support the official reserves of a member country of an IMF। तो IMF के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए इसे बनाया गया। IMF के पास जो जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व्स तो होते हैं जो फॉरेन करेंसी किसी करंट देश के पास। तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी कितनी है जो डॉलर में, यूरो में रहती है, वो कितनी, वो ये फॉरेक्स रिजर्व उसका भी। तो वो फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से किसी देश की इकोनॉमी को नापा जाता है। जैसे इंडिया के पास 600 प्लस फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, 600 बिलियन प्लस, $600 बिलियन प्लस, तो वो इंडिया के लिए एक अच्छे संकेत हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। चाइना के पास हमसे बहुत ज्यादा है, लगभग 5 गुना। उनके पास 3125 लेटेस्ट था अभी। तो उसी हिसाब से उसकी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं जिसका फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है उसी की इकोनॉमी बढ़ी। जैसे यूएसए के पास उतने फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, इंडिया, जापान, क्योंकि यूएसए का ही डॉलर सब रखते हैं, तो वो अपने पास किसी और देश की करेंसी नहीं रखती है। पर मेन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व जितने भी ज्यादा होंगे उतने उनकी डेवलपमेंट के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे चाइना के पास 3100 है, इंडिया के पास 600 है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके पास बहुत कम, लगभग वो बैंकरप्सी के कगार पर है। $16 बिलियन उनके पास था, तो लेटेस्ट जो आंकड़ा था उसमें $16 बिलियन उनके पास आंकड़ा था। तो पाकिस्तान का बार एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि एक फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है इकोनॉमी में वो एक फेलियर स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और उनके पास $16 बिलियन तो उनके पास फॉरेक्स रिजर्व है, और $16 बिलियन जितना उनके पास रिजर्व है उससे ज्यादा उन्होंने कर्जा ले रखा है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तो अलग अलग कंट्रीज से, चाइना से, USA से, तो इसलिए उनकी हालत खराब है। तो खैर हम अपने इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसे हम बोलते हैं, इसका क्रिएशन 1969 में हुआ था IMF द्वारा। क्यों हुआ था? टू सपोर्ट द ऑफिशियल रिजर्व्स। जो फॉरेक्स रिजर्व्स अगर किसी कंट्री के कम है तो वो कंट्री अगर उनके पास SDR हो, IMF जब जिस समय मेंबर बनते हैं या फिर वो उस समय उनको उनके परसेंटेज के हिसाब से जिन्होंने जितना फंड उन्होंने जमा किया है IMF में, उस हिसाब से
होल्डिंग के हिसाब से उनके लिए एसडीआर एलोकेट करती है। जब वो एसडीआर एलोकेट करती है तो ये एसडीआर उस कंट्री के राइटफुल एक्सेस में होते हैं। अगर उस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है तो या फिर उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उस कंट्री में, या फिर बीओपी क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, उस समय के क्राइसिस में वो आईएमएफ से बोल सकते हैं कि वो उनके जो एसडीआर को बेच दिया जाए किसी और कंट्री को और बदले में फ्रीली यूजेबल फॉरेन करेंसीज मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं एसडीआर। और इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए इसकी फॉरेन रिजर्व्स प्लस एसडीआर, जैसे कि अपने घर में क्या, जैसे अगर हम एसेट्स की बात करें तो क्या क्या रह सकता है आपके एसेट्स किसी घर में। जो कैश घर में पड़ा है, वो जो अकाउंट में आपके पैसे होंगे वो आपके एसेट हैं, आप उनको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। या फिर गोल्ड के तौर पे आरबीआई भी रखती है एसेट अपने पास, या फिर आप भी अपने घर में जो ज्वेलरीज होती हैं वो रखते होंगे, तो एसेट इन्हें होते हैं उसी। तो आप गोल्ड रखते हैं बहुत इमरजेंसी के लिए। आमतौर पर लोग गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने कुछ पर्सनल कामों के लिए, गोल्ड रखे रहते हैं, लेकिन जब खूब बहुत इमरजेंसी पड़ती है तो आप गोल्ड को बेच के भी कैश ले लेते हैं। उसी तरह से एसडीआर, किसी भी कंट्री का अगर फॉरेन रिजर्व्स है ठीक है, लेकिन अगर फॉरेन रिजर्व्स कम पड़ जाए तो वो एसडीआर को बेच के अपना काम कर सकती है। तो इसी को एसडीआर, इसलिए उसको ऑफिशियल रिजर्व्स जो है किसी भी कंट्री, उसको सप्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एसडीआर का निर्माण किया गया था। अब जो एसडीआर बिकेगा, जब एसडीआर बिकता है तो जो फ्रीली यूजेबल करेंसीज मिलती है वो किस करेंसी में मिलेगी, तो उसके लिए आईएमएफ ने 5 करेंसी डिसाइड्स की जिन्हें हम बास्केट्स ऑफ करेंसीज कहते हैं। तो एसडीआर को मैं भी कह सकते हैं इट इज ए बास्केट ऑफ करेंसीज। उसमें 5 करेंसीज आती हैं। कौन कौन आती हैं? यूएस डॉलर, यूरो, यूरोपियन यूनियन करेंसी है और यूरोपियन कंट्रीज की जाती है ये करेंसी यूरो। यूएस डॉलर है, वर्ल्ड वाइड करेंसी चलती है। जापानीज येन, जापान का जो येन करेंसी है वो भी इसमें है। इसकी एक क्राइटेरिया होती है, किसी भी करेंसी को अगर बास्केट ऑफ करेंसी में आना है जिसकी एक क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही वो आ पाता है। फिर आएंगे हम चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड, इसको पाउंड स्टर्लिंग भी बोलते हैं, और चाइनीज युआन को रेनमिनबी भी बोलते हैं। जो लेटेस्ट करेंसी है जो बास्केट ऑफ करेंसी में इंडक्ट की गई है वो है चाइनीज युआन या फिर रेनमिनबी, जो 2015 में इंडक्ट की गई थी और अक्टूबर 2016 से आई थिंक इसे ऑफिशियली बास्केट ऑफ करेंसीज में डाला गया था। मतलब 2015 में अनाउंस हो गया था और 2016 में इसको किया गया। आईएमएफ बास्केट ऑफ करेंसीज का रिव्यू हर 5 साल पे करता है। Every 5 years, IMF reviews its basket of currencies and revises it. It sees that if a currency has fulfilled the criteria of inducting in basket of currencies, and if a currency has done so, it inducts it into basket of currencies. Like 2015 से पहले जो 5 साल पहले मीटिंग हुई होगी उसमें चाइनीज युआन के पास वो क्राइटेरिया नहीं होगा, लेकिन 2015 में वो क्राइटेरिया था उसके पास तो वो इंडक्ट हो गई। तो अभी ये 5 करेंसीज हैं बास्केट ऑफ करेंसीज में जो आती हैं, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये जो 5 करेंसीज हैं। अब एसडीआर के होल्डिंग और एलोकेशन की बात करते हैं। तो अगर किसी भी कंट्रीज को एसडीआर पे आप पूछेंगे क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या, मतलब अगर किसी भी करेंसी का ऑफिशियल रिजर्व, जैसे कि अगर आप अपना ऑफिशियल जो रिजर्व्स होते हैं घर पे, जैसे कि आपके कैश होते हैं, आप अकाउंट में डालते हैं तो बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह एसडीआर को हम आईएमएफ के पास रखते हैं, अपना रिजर्व वो आईएमएफ का नहीं है, किसी और देश का नहीं, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है क्या? तो यस, एसडीआर इंटरेस्ट बियरिंग, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, पर वो नेट इंटरेस्ट 0 हो जाता है। पूछेंगे क्यों, कैसे? तो किसी भी कंट्री को जब उसको एसडीआर एलोकेट होता है या फिर वो मेंबर बनती है तो उसको 2 पोस्ट मिलते हैं। एक मिलता है एसडीआर होल्डिंग का और एक मिलता है एसडीआर एलोकेशन का। एसडीआर होल्डिंग में जितना एसडीआर वो होल्ड करती है वो दिखाता है, तो उस पर आईएमएफ उसे इंटरेस्ट देती है, इतने एसडीआर वो आईएमएफ के पास रख रही है वो कंट्री। पर जो एसडीआर एलोकेट आईएमएफ करती है उस कंट्री को, उस कंट्री को आईएमएफ को देना पड़ता है इंटरेस्ट। मतलब होल्डिंग पर आईएमएफ देता है इंटरेस्ट कंट्री को, और एलोकेशन पर कंट्री को देना पड़ता है इंटरेस्ट आईएमएफ को, वाइस वर्सा है। और यहाँ पे खेल ये है कि जो होल्डिंग ऑफ एसडीआर इज इक्वल टू एलोकेशन ऑफ एसडीआर, मतलब उसी प्रोपोर्शन में होता है। यानी अगर आपके पास 2 एसडीआर है मान के चलिए, तो 2 एसडीआर होल्डिंग में भी रहेगा, 2 एसडीआर एलोकेशन में भी रहेगा।
सो जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो दोनों जब बराबर आंकड़ा है, दोनों पे इंटरेस्ट बराबर लगेगा। जैसे कि अगर 100 एचडीआर यहाँ पे है और 100 एचडीआर यहाँ पर है, 100 एचडीआर पे 2 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, आईएमएफ आपको दे रहा है, और 100 एचडीआर पे 2 रुपए इंटरेस्ट आपको एलोकेशन पे देना है। मतलब होल्डिंग पर 2 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और एलोकेशन पे 2 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इट कैंसल्स आउट ईच अदर, सो द नेट इंटरेस्ट इज जीरो। तो नेट किसी को कोई किसी की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो नेट इंटरेस्ट जीरो हो जाता है। तो ये एचडीआर के होल्डिंग और एलोकेशन का गेम है। अब एचडीआर में होता क्या है, तो फिर इंटरेस्ट का एक खेल रखा क्यों गया है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट जीरो रखना है। होता ये है कि अगर किसी भी कंट्रीज में बीओपी क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फॉरेन रिजर्व उसके पास अवेलेबल नहीं, तो वो अगर उसके पास एचडीआर अवेलेबल है तो वो आईएमएफ से बोलेगा कि मैं अपने एचडीआर किसी और कंट्रीज को बेचना चाहता हूं, तो आईएमएफ डायरेक्ट उससे एचडीआर नहीं खरीद सकता है। IMF has no authority to buy direct HDRs from that member country which is willing to sell it. But it facilitates the trade between HDRs between two countries. One country which is willing to buy HDRs, which has enough foreign reserves, like China, and another countries which wants to gain foreign reserves, which wants to gain freely usable currencies to end its BOP crisis, its financial crisis, its payment needs. So IMF will facilitate. Example, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अभी करेंसी की बहुत जरूरत होगी मान लीजिए, और चाइना के पास बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं, उन्हें एफडीआर खरीदने की जरूरत नहीं है, बेचने की जरूरत नहीं है चाइना को, पाकिस्तान को लेकिन है। तो पाकिस्तान अपना एफडीआर डायरेक्ट आईएमएफ को नहीं बेच सकता है, वो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। पर हाँ, आईएमएफ की मदद से वो आईएमएफ चाइना से बात करके पाकिस्तान का एचडीआर चाइना खरीद सकता है, और बदले में फ्रीली यूजेबल करेंसी, चाहे तो वो अपनी करेंसी रिनमिंबी में दे दे, या फिर जो बास्केट ऑफ करेंसी में जो 5 है किसी भी एक करेंसी में उसको उस एचडीआर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो उतना उसको पे कर दे। तो पाकिस्तान के पास भी फ्रीली यूजेबल करेंसी हो जाएगी, और चाइना के पास तो एचडीआर अपने आ जाएंगे। अब यहाँ पे गेम ये है कि एचडीआर जब कम हो जाएगा तो होल्डिंग और एलोकेशन तो बराबर था, यहाँ पे जो है H इज इक्वल टू ए, होल्डिंग इज इक्वल टू एलोकेशन। अब अगर पाकिस्तान ने, या फिर जो कंट्री ए मान लीजिए, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, कंट्री ए मान लीजिए, कंट्री ए और बी, कंट्री ए ने अपने एचडीआर को कंट्री बी को बेच दिया, उसका होल्डिंग कम हो गया, पर एलोकेशन तो उतना का उतना ही है। तो जब होल्डिंग डिक्रीज हो गया तो होल्डिंग कम हो गया, मतलब होल्डिंग पर इंटरेस्ट कम आईएमएफ को देना होगा, और उस कंट्री को इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, तब नेट इंटरेस्ट जीरो नहीं होगा। मतलब अगर होल्डिंग कम हो गया किसी कंट्री का और एलोकेशन उतना का ही उतना है, तो उससे क्या होगा कि आईएमएफ को जो इंटरेस्ट देना था पहले 2 रुपया, अब वो 1 रुपया हो गया, 100 पे 2 रुपया देना था तो 1 रुपया हो गया, और जो एलोकेशन था, एलोकेशन पे जो इंटरेस्ट कंट्री को आईएमएफ को देना था वो 2 रुपया ही है, तो नेट इंटरेस्ट 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 100 होता नहीं है एचडीआर, मतलब मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि वो 100 ही होता है, मैं 100 बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के रूप में 100 का 2% 2 के हिसाब से। तो इस कंट्री ए का होल्डिंग कम हो गया और एलोकेशन ज्यादा हो गया, तो इसको इंटरेस्ट देना होगा आईएमएफ को। उसी तरह कंट्री बी के केस में क्या होगा, कंट्री बी के पास भी H इज इक्वल टू ए था, होल्डिंग इज इक्वल टू एलोकेशन था, लेकिन अब उन्होंने और एचडीआर खरीद लिया, तो एचडीआर खरीदने से उनका होल्डिंग बढ़ गया, उनके पास 100 एचडीआर था तो अब 200 एचडीआर हो गया मान लीजिए, और एलोकेशन तो 100 का ही है, एलोकेशन तो 100 का एचडीआर का ही है। तो जब एलोकेशन 100 एचडीआर का है और एचडीआर यहाँ पे 100 200 हो गया है, तो 100 एचडीआर का ज्यादा इंटरेस्ट उस कंट्री को मिलेगा, मतलब वो कंट्री बेनिफिट में होगी, क्योंकि उस कंट्री का होल्डिंग ज्यादा है एलोकेशन से, तो उन्हें आईएमएफ को कम इंटरेस्ट देना होगा एलोकेशन पर, और आईएमएफ से ज्यादा इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि होल्डिंग उनकी ज्यादा है। तो ये फायदा होता है एचडीआर बाय करने का और सेल करने का। तो अब एचडीआर के बारे में हम समझते हैं कि एचडीआर वास्तव में है क्या एचडीआर एक करेंसी है जो इसका ट्रेड है। एचडीआर इज नॉट ए करेंसी, इट इज ए बास्केट ऑफ करेंसी, बेसिकली इट इज नॉट ए करेंसी, इट इज ऑल्सो नॉट ए क्लेम ऑन आईएमएफ। एचडीआर को लेकर आप आईएमएफ पे क्लेम नहीं कर सकते,
IMF HDR नहीं दे रहा है तो IMF की गलती है, यू कांट क्लेम ऑन IMF। हाँ, इट इज एन पोटेंशियल क्लेम टू फ्रीली यूजेबल करेंसीज, टू एक्सेस फ्रीली यूजेबल करेंसीज। हाँ, जो फ्रीली यूजेबल करेंसी है कौन कौन, 5, डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड स्टर्लिंग, उन पर क्लेम हो सकता है पोटेंशियल क्लेम जब खरीदते समय फ्रीली यूजेबल करेंसीज एक्सेस करने के लिए। और अपना HDR बेचिए और ये ले लीजिए। IMF उसको फैसिलिटेट करवाता है, सहायता करता है ट्रेड करने में। तो ये है HDR की बात। HDR में जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं उनमें 5 जो हैं, उनमें जो परसेंटेज के हिसाब से है तो US डॉलर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, 42% US डॉलर बास्केट ऑफ करेंसीज में। यूरो 32% है, तो दोनों मिला के 74 हो गए। जो ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड इट इज ऑफ 10%, 10% ब्रिटिश पाउंड। और जो जापानीज येन और चाइनीज युआन है वो 8% है। तो ये मिला के बात ये होती है कि सबसे ज्यादा US डॉलर और युआन भी है। रूपी का भी इसमें कोई नाम नहीं आता है, जो नेक्स्ट रिव्यू है उसमें उसके बारे में हो सकती है चर्चा, पर इट इज वेरी अनलाइकली दैट रुपीज विल बी इंडक्टेड in basket of currencies in the next review meeting of IMF on HDRs. It is likely to मतलब जो नेक्स्ट की नेक्स्ट मीटिंग होगी, यानी 2016 में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद 21 में होगी, पर ये कोविड-19 के चलते उसको स्थगित किया गया, तो वो 2023 में करना है। उसके बाद वो 28 में करेंगे हो सकता है, तो 28 में जो मीटिंग होनी होगी प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली उसमें रुपीज को इंडक्ट किया जा सके, क्योंकि रुपीज अभी धीरे धीरे उसकी वैल्यू उतनी नहीं हुई है और इंटरनेशनल करेंसी के रूप में उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं होल्डिंग एंड एलोकेशन ऑफ HDR। जितना होल्डिंग होता है, जितना IMF होल्डिंग को आप कोटा बोल सकते हैं किसी भी देश का, अच्छा, जितना HDR का कोटा होता है किसी भी देश का, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में उतना ही उसका एलोकेशन करती है IMF, उतना ही एलोकेशन, उससे ज्यादा नहीं कर सकती एलोकेट। अब ये HDR के बारे में इतना न्यूज मेकिंग है, ये HDR इस में न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी 2 अगस्त 2021 को जनरली जो एलोकेशन ऑफ HDR होता है वो बहुत रेयर होता है IMF द्वारा, वो जल्दी एलोकेट नहीं करती है, वो बहुत रेयर करती है। पर अभी जनरली 2 अगस्त 2021 को द बिगेस्ट एलोकेशन ऑफ HDRs इन हिस्ट्री ऑफ IMF हुआ है। IMF ने 456 बिलियन HDR एलोकेट किया है अपने मेंबर कंट्रीज के लिए, सब कंट्रीज के। उसमें किसका कितना शेयर है वो भी हम आपको बताएंगे, पर 456 बिलियन, which is according to the exchange rate of today. And why I am telling that exchange rate of today, I will explain you after 2 to 3 minutes. According to exchange rate of today, it is roughly about $650 billion. 650 बिलियन US डॉलर उन्होंने एलोकेट किया अपने मेंबर कंट्रीज के लिए। अगर हम बात करें तो जो 456 बिलियन HDR, उसमें से इंडिया का शेयर कितना है? उसमें से इंडिया का शेयर है 12.57 बिलियन HDR, डॉलर नहीं, HDR। और जो 12.57 बिलियन HDR है, सॉरी, तो जो 12.5 बिलियन HDR है, 57 बिलियन HDR, उसको अगर एक्सचेंज रेट में बात करें तो 17.86 US डॉलर उसका एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट ऑफ टुडे, अगेन आई एम टेलिंग टुडे, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आपको। इससे जो 12.57 HDR के एलोकेशन से इंडिया का जो कुल HDR रिजर्व हो गया है IMF में, अब हो गया 13.66 बिलियन HDR। 12.57 उन्होंने एलोकेट किया है, इससे कुल मिला के 13.66 बिलियन HDR एलोकेट हो गया है 12.57 बिलियन HDR के एलोकेशन के बाद। और वो जो 13.66 बिलियन HDR है प्रेजेंट में, उसका जो अगर हम डॉलर में निकालें उसके एक्सचेंज रेट ऑफ टुडे के वैल्यू से, तो वो निकलेगा आपको 19.41 US बिलियन डॉलर, सॉरी US बिलियन डॉलर बोल रहा हूं मैं,
19.41 बिलियन डॉलर। तो 19.41 बिलियन यूएस डॉलर में जब निकलेगा तो वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था। इससे पहले इंडिया के पास उतने एचडीआर नहीं थे, वो सिर्फ यूएस डॉलर 1.54 था, 1.54 बिलियन था। और ये एलोकेशन बिगेस्ट है। और ये अभी न्यूज में क्यों, 2 अगस्त को ये न्यूज थी, उस समय मैं आपके लिए ला नहीं पाया, लेकिन इसको हम आज लेके आए हैं क्योंकि जो उस समय तो अनाउंसमेंट हुई थी, बस अभी एलोकेट किया जा चुका है। आरबीआई के जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि 20 अगस्त तक, 20 अगस्त 2021 के आरबीआई के रिलीज में, प्रेस रिलीज में इंडिया का जो एचडीआर रिजर्व है वो 1.54 बिलियन दिखाया गया यूएस डॉलर में, पर अब उसे दिखाया जा रहा है 19.41 यूएस बिलियन डॉलर में दिखाया जा रहा है। सो यूएस बिलियन डॉलर बार बार बोल दे रहे हैं, 19.41 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये हम बात करेंगे इसकी। एचडीआर ये हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हम कभी भी इसको ड्रॉ किया जा सकता है। इसकी मीनिंग नहीं है कि कभी भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस पे कभी भी आप अपना ये नहीं है कि आईएमएफ मना कर देगा। इट इज एक्सेसिबल, फ्रीली यूजेबल करेंसीज आर एक्सेसिबल, freely usable currencies are accessible to that member country, but the SDRs are not accessible. It has तो सबसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, और ये ट्रेड करने में बहुत टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो इसके साथ ही अब हम ये खत्म करेंगे हमारे लेक्चर्स को। आईएमएफ का जो ये जो बिगेस्ट एलोकेशन था, और एक और बात लास्ट में, ये लेक्चर खत्म करने से पहले, जो इंटरेस्ट की हम बात कर रहे थे होल्डिंग एलोकेशन पर, वो जो इंटरेस्ट होता है वो वीकली बेसिस पे रिन्यू होता है, रिवाइज होता है। जैसे कि आज अगर 2% है तो अगले एक हफ्ते बाद अगर हो सकता है वो 5% बढ़ जाए, तो वो वीकली बेसिस पे आईएमएफ उसको रिवाइज करती है, बदलती रहती है। और एक मेन बात ये है, एक्सचेंज जो मैंने उस समय से शब्द बोल रहा था, एक्सचेंज रेट ऑफ टुडे, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट ऑफ टुडे। टुडे का मतलब कि अगर आपने उसके बारे में पढ़ा था, समझ गए होंगे कि मैं ये टुडे क्यों बोल रहा था। टुडे इसलिए बोल रहे थे कि आईएमएफ रिवाइजेस इट एक्सचेंज रेट डेली, उसका एक्सचेंज रेट डेली चेंज होता है। जैसे कि आज अगर एक एचडीआर का मतलब $2 है, एग्जाम्पल, इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। एक एचडीआर का मतलब अगर आज $2 है, तो कल हो सकता है कि एचडीआर का मतलब $5 हो जाए, कल ही, आज। परसों हो सकता है कि एचडीआर का मतलब $3 वापस आ जाए, उसके कल हो सकता है कि एक एचडीआर का मतलब $10 हो जाए। तो ये डेली बदलता है, और तो इट चेंज ऑन डेली बेसिस। और जो इंटरेस्ट ऑन एचडीआर इट चेंज ऑन वीकली बेसिस। ये 2 पॉइंट्स आप नोट करें। इसके साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको एचडीआर के बारे में? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना था पहले, कितने लोगों ने नहीं सुना था, और जिन लोगों ने सुना था उनको क्या इतने डिटेल में मालूम था कि नहीं? और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एचडीआर, इसी तरह हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस डेली लाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोस मेरे को भी अच्छे लगते हैं, और बाकी आप लोग को तो पसंद आई होंगे। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जो पहले के वीडियोस हैं हमारे, किसी भी टाइप के, क्लास 6 साइंस, क्लास 9 साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अफगान सीरीज, अफगानिस्तान जो सीरीज है तालिबान वाला, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की सीरीज, जो भी है, उन सब वीडियोस में अगर आप नहीं देखें तो सबको जरूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय।